अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSB प्रेप। हम पढ़ रहे हैं MCQs ऑन कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज। हमने पढ़े थे पिछले 2 लेक्चर्स में, हमने 40 क्वेश्चन तक किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो देखो। और ये PDF मैंने टेलीग्राम पर डाली है, लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में होगी, वो उस पर भी क्लिक करो और आपको टेलीग्राम पे ये PDF मिल जाएगी। और पहले वो 2 लेक्चर्स देख के आ जाओ, तब जाके ये वाला कंटिन्यू करो, वरना ये अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि ये सीरीज़ में चलता है। चलते हैं बिना देरी के आगे, लेकिन चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको मज़ीद ऐसे सेशंस मिलेंगे। क्वेश्चन 41 क्या बता रहा है? ए डायरेक्ट वर्डिक्ट इज़। डायरेक्ट वर्डिक्ट क्या होता है मैं आपको बताऊं। डायरेक्ट वर्डिक्ट होता है अगर आपके पास इनसफिशेंट एविडेंस है केस के रिलेटेड, लेकिन केस को तो सॉल्व करना है, जजमेंट तो कुछ तो फैसला देना है, कोई वर्डिक्ट तो देना है। अब क्या कहते हैं, जज साहब आता है, इनसफिशेंट ये एविडेंस होने के बावजूद भी वो कोई डिसीजन लेते हैं। क्या है पहला ऑप्शन? क्या है? ए डिसीजन मेड बाय द जज व्हेन द jury's verdict is unclear. A verdict given by the jury after deliberation. A ruling made by the judge when the evidence is insufficient for a jury decision. A ruling made before the ट्रायल बिगिनर्स। देखो इसका यही आंसर है कि जब जरी के पास इनसफिशेंट एविडेंस होगी तो जज आता है, फिर वो कोई वर्डिक्ट देता है, कोई रूलिंग देता है। ये होगा इसका आंसर। चलिए आगे देखो, एक और टर्म आती है प्लीडिंग द फिफ्थ। ये आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे। द राइट टू रिमेन साइलेंट और नॉट सेल्फ इंक्रिमिनेट, the right to a public trial, the right to a speedy trial, the right to a jury trial। तो प्लीडिंग द फिफ्थ मतलब ये है कि आप चाहो तो चुपचाप बैठो, कोई कुछ मत बताओ, तो ये आपको राइट देता है। द राइट टू रिमेन साइलेंट एंड नॉट सेल्फ इंक्रिमिनेट, यही होगा इसका आंसर। यही प्लीडिंग द फिफ्थ का मतलब होता है कोर्ट रिलेटेड। इसके बाद आता है स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस। स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस होती है जब कोई ये एपिसोड हो जाए और उसके बाद आप ये लॉ सूट फाइल करते हैं। इस टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक जब तक आप लॉ सूट फाइल करते हैं, इसको बोलते हैं स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन। द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच ए लॉ सूट कैन बी फाइल्ड, द टाइम इट टेक्स फॉर ए केस to go to a trial, the time given to file an appeal, the time during which a defendant must be in custody। क्या होगा फिर इसका? यही पहला वाला ही, the period of time during which the lawsuit can be filed। वही टाइम पीरियड, कितना टाइम लगेगा। चलते हैं आगे। What does it mean when the case is remanded to a lower court? मिसाल के तौर पर कोई एपिसोड हुआ तो कोर्ट ने सुनवाई दी, लोअर कोर्ट ने, फिर क्या अपर कोर्ट पे हम जाते हैं, हायर कोर्ट्स पे, वो फिर से लोअर कोर्ट्स को बता रहा है कि ये फिर से देखो, डिसीजन फिर से चेंज करो, क्या करना है, फिर से इसको रिव्यू करो। तो क्या होगा इसका आंसर? द केस इज़ डिसमिस्ड, द डिसीजन इज सेंट बैक फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स, द केस इज मूव्ड टू ए हायर कोर्ट, द केस इज ट्रांसफर टू ए डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन। देखो यही, द डिसीजन इज सेंट बैक फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स, यही होगा इसका आंसर। यही होता है रिमांडेड। इसके बाद बहुत सिंपल क्वेश्चन, जजमेंट क्या होता है? ए लॉयर्स आर्ग्यूमेंट इन द कोर्ट, ए फाइनल डिसीजन मेड बाय द जज इन द केस, ए रिक्वेस्ट फॉर ट्रायल डेट, ए मोशन मेड बाय द डिफेंस अटॉर्नी। ये तो है ही, फाइनल डिसीजन होता है, इसी को जजमेंट बोलते हैं। वो जज ही जजमेंट देता, फाइनल डिसीजन। इसके बाद आता है प्रिलिमिनरी हियरिंग। हियरिंग से पहले प्रिलिमिनरी हियरिंग हो जाती है। तो प्रिलिमिनरी हियरिंग क्या होती है? ए हियरिंग टू डिटरमाइन इफ देयर इज एनफ एविडेंस फॉर ए केस टू गो थ्रू द ट्रायल, ए फाइनल हियरिंग बिफोर द सेंटेंसिंग, ए हियरिंग वेयर द जरी इज सिलेक्टेड,
ए मीटिंग टू डिस्कस द पोटेंशियल स्टेटमेंट। देखो प्रिलिमिनरी हेयरिंग होती है वो हेयरिंग जो पहले केस ट्रायल लगने से पहले ही हम एक हेयरिंग देखते हैं कि एविडेंस है, बाकी सारी चीज़ें फिट है, ताकि हम इसको ट्रायल में ले सके। ये है इसका आंसर। इसके बाद है डबल जियोपैडी, मतलब दो टाइम सज़ा देना एक ही क्रिमिनल केस में। सपोज किसी ने कोई मर्डर किया, उसको दो कोर्ट्स में सपोज सज़ा हुआ, एक कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, दूसरे कोर्ट ने दूसरा, एक ने दिया 10 साल, दूसरे ने दिया 10 साल। इसका मतलब ये नहीं इसको इसके 10 साल काटने हैं, इसके 10 साल काटने हैं, मतलब 20 साल। इसको एक ही सज़ा काटनी है, इसको बोलते हैं डबल जियोपैडी, मतलब दो बार। ए पर्सन being tried twice for the same crime, the defense having two chances to present their cases, the case that is hearing by two different courts, the judge ruling in favor of the defendant। यही होता है a person being tried twice for the same case। एक ही केस, एक ही क्राइम उसने किया, ये क्राइम क्रिमिनल केसेस में होता है डबल जियोपैडी। तो इसको दो जगह ट्रायल लगती है, दो सजाएं मिल जाती है। डबल जियोपैडी इज नॉट अलाउड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद आता है ये वेयर डायर, ये मैंने बताया ये फ्रेंच टर्म है, इसका क्या मतलब है, स्पीक द ट्रुथ। ये किसको यूज़ होता है, जरी सिलेक्ट करने में। ये क्या बता रहा है, ए जरीज फाइनल डिसीजन, द क्वेश्चनिंग प्रोसेस यूज्ड टू सिलेक्ट ए जरी। देखो यही ऑप्शन है इसका। द क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट बाय द डिफेंस, ए लीगल डिफेंस स्ट्रेटजी। चलिए आगे, ए बेंच ट्रायल। बेंच ट्रायल क्या होता है, बेंच ट्रायल होता है जरी के बगैर, जरी से नहीं बल्कि एक जज ही फैसला सुनाता है। यही होगा इसका आंसर। इंस्टेड ऑफ ये जरी, तो जज ही फैसला सुनाएगा। द डिफेंडेंट इज ट्राइड बाय द जरी, द जज सर्व्स एज अ ट्रायर ऑफ फैक्ट इंस्टेड ऑफ जरी, द जरी डिलिबरेट्स इन प्राइवेट, द ट्रायल टेक्स प्लेस आउटसाइड द कोर्ट रूम। यही है ना, द जज सर्व्स एज अ ट्रायर ऑफ फैक्ट इंस्टेड ऑफ जरी। जज ही सुनाए, क्योंकि इससे जल्दी हो जाती है। जब जरी को ये टाइम लगता है ज़्यादा ये करने में, ये फैसला सुनाने में, एविडेंस देखने में, फैक्ट्स चेक करने में, तब जज ही सर्व करता है। चलिए आगे, व्हाट इज़ एन अपील। अपील क्या होती है, सपोज़ किसी को हाई कोर्ट ने कोई सज़ा सुनाई। अब ये एक बंदा हाई कोर्ट में नहीं जा सकता, ये जाएगा सीधे इससे ऊपर वाला कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, बोलेगा मुझे थोड़ा कुछ मुझे थोड़ा इसमें चाहिए कुछ रिलैक्सेशन, बाकी चीज़ें। तो या शायद हाई कोर्ट ने कुछ गलत डिसीजन लिया, अब आप ही कुछ करो, तो इसको बोलते हैं अपील, हायर कोर्ट्स में जाना। क्या है इसका ऑप्शन, ए रिक्वेस्ट टू रिव्यू ए केस बाय द हायर कोर्ट, द फाइनल डिसीजन इन अ ट्रायल, द रूलिंग बाय द जरी, द जज रिटन ओपिनियन। ए रिक्वेस्ट टू रिव्यू ए केस बाय द हायर कोर्ट, यही हम इसको हायर कोर्ट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसको फिर से रिव्यू करो इस केस को। व्हाट इज़ एन एफिडेविट। एफिडेविट वही होती है जो हम ओथ एफर्मेशन वो लिख के डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू लिखते हैं। ए रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ, ए मोशन टू डिसमिस ए केस, ए डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय द जज, ए स्टेटमेंट गिवन बाय द जरी। यही है a written statement made by, under oath। अब और एक टर्म आती है ट्रोट। व्हाट डज ट्रोट रेफर इन द लीगल केसेस। ट्रोट ये होता है कि सपोज किसी ने कोई क्राइम किया, किसी ने कोई गलत काम किया, क्राइम किया, इसकी वजह से जो पब्लिक सफ़र हो जाती है, मतलब यही एक ही नहीं, उसकी वजह से पब्लिक सफ़र हो जाती है, ये होता है इसके मीनिंग। तो देखते हैं ऑप्शंस। ए क्रिमिनल एक्ट, ए रॉन्गफुल एक्ट लीडिंग टू सिविल लायबिलिटी, ए डिफेंस स्ट्रेटजी, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स रेगुलेशन। यही है, ए रॉन्गफुल एक्ट लीडिंग टू द सिविल लायबिलिटीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ए सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस। सपोज दो फरीकों के दरमियान कोई झगड़ा वगड़ा होता है, ट्रायल होने से पहले वो एक कॉन्फ्रेंस बिठाते हैं, आपस में ही वो सलाह समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सेटलमेंट जो मैंने आपको बताया, सलाह समझौता मतलब कोर्ट से बाहर ही, मतलब ट्रायल लेने से पहले ही, ताकि अगर हमें कोर्ट से बाहर ही सोल्यूशन निकल जाए, फिर हमें कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर फिर, ए सेशन वेयर द जज डिसाइड्स द वर्डिक्ट। तो जज के बारे में होगा ही नहीं, ये कोर्ट से बाहर ही होता है। मीटिंग टू डिस्कस पोटेंशियल सेटलमेंट बिफोर द ट्रायल, ए जरीज डिलिब्रेशन पीरियड, ए हियरिंग ऑफ टू गैदर द एविडेंस, यही है ए मीटिंग टू डिस्कस पोटेंशियल सेटलमेंट बिफोर द ट्रायल। चलेंगे आगे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक डिफेंडर। पब्लिक डिफेंडर होता है वो लॉयर, सपोज अटॉर्नी, जो क्या काम करेगा अगर किसी के पास कोई पैसा नहीं होता है। ये रूल भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर किसी को पैसे नहीं है लॉयर हायर करने के लिए डिफेंस में, तो गवर्नमेंट इसको कंपनसेट करती है, उसको थोड़ा पैसा देती है लॉयर को, और वो लॉयर डिफेंड, और इसके लिए थोड़ी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो उसको बोलते हैं पब्लिक डिफेंडर। टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट क्रिमिनल केसेस नहीं, to assist with the jury selection process, to represent the clients who cannot afford private attorney in criminal cases, to present the evidence in the court, यही है इसका आंसर, to present the clients who cannot afford private attorney in criminal cases। तो इसको फिर ये पब्लिक डिफेंडर ही आता है, जिसको गवर्नमेंट फिर पैसे देता है। ये टर्म हमने इससे पहले पढ़ी है, सपोनिया ड्यूसिस टिकम। सपोनिया मैंने आपको बताया ये क्या है, एक बंदे को बताया जा रहा है आप हाजिरी दे दो, और ड्यूसिस टिकम मीन्स ये लेटेंट टर्म है, इसका मतलब है डॉक्यूमेंट्स के साथ, एविडेंसेस के साथ हाजिर हो जाना, जो आपके पास है जिसके लिए आपको बुलाया जा रहा है वो साथ में लाना। ए पर्सन टू टेस्टिफाई अंडर द ओथ, ए पर्सन टू ब्रिंग सर्टन डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस टू द कोर्ट, द डिफेंडेंट टू रिमेन इन द कस्टडी, दैट जज टू मेक रूलिंग। देखो यही है, द पर्सन टू ब्रिंग सर्टन डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस इन द कोर्ट। आगे वाला क्वेश्चन, व्हाट डज बियॉन्ड ए रीजनेबल डाउट मीन इन ए क्रिमिनल ट्रायल। द डिफेंडेंट इज प्रिज्यूम्ड गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट, the defendant must prove their innocence, the evidence presented must leave no reasonable doubt of guilt, the judgment must decide the verdict without the input of the jury। इसका आंसर क्या आएगा, ये the evidence presented must leave no reasonable doubt of guilt। जो एविडेंस हम पेश कर रहे हैं वो उसमें कोई कुछ डाउट फिर नहीं रहना चाहिए, ये बोलता है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। इसके बाद, व्हाट इज द राइट टू काउंसल इन क्रिमिनल केसेस। द डिफेंडेंट्स राइट टू चूज देयर ओन लॉयर, द राइट टू हैव अ लॉयर प्रेजेंट ड्यूरिंग द क्वेश्चनिंग, द राइट टू रिफ्यूज लीगल रिप्रेजेंटेशन, द डिफेंडेंट्स राइट टू ए फ्री लॉयर इफ दे कैन नॉट अफोर्ड वन। तो इसका मतलब यही है, राइट टू काउंसल ही मतलब यह है कि आपको कोई काउंसलर सपोज ज़रूरत पड़े, ये ऐसे ही याद रखना। द डिफेंडेंट्स राइट टू ए फ्री लॉयर, एक फ्री लॉयर चाहिए आपको, इफ़ दे कैन नॉट अफोर्ड, जो मैंने ऊपर भी आपको बताया पब्लिक डिफेंडर उसको बोलते हैं इस लॉयर को, और जो नीड होती है, जिसको नीड, उसको हम बोलते हैं राइट टू काउंसल। यही है इसका, द डिफेंडेंट्स राइट टू ए फ्री लॉयर इफ़ दे कैन नॉट अफोर्ड वन। इसके बाद, विच टाइप ऑफ लीगल केसेस इन्वॉल्व द गवर्नमेंट चार्जिंग समवन विद अ क्राइम। तो इसको क्या बोलेंगे, ये तो बिल्कुल इजी है कि क्राइम करे कि इसको कौन से टाइप का केस लगाते हैं, इसको लगाते हैं क्रिमिनल केसेस, उसकी सज़ा भी शायद 3 साल से अलावा होती है। व्हाट इज एग्जिबिट इन कोर्ट। एग्जिबिट किसको बोलते हैं, एग्जिबिट होती है ए डिफेंस एग्रीमेंट,
a physical piece of evidence presented during trial, a document filed with the court, a type of closing statement. एग्जिबिट होती है जब ट्रायल चलती है, उसी टाइम बुलाया जाता है, अलाउ वो डॉक्यूमेंट जिस टाइम वो ज़रूरत पड़ता है, वही होता है ए फिजिकल पीस ऑफ एविडेंस प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द ट्रायल। यही होता है एग्जिबिट का मतलब। इसके बाद लिटिगेंट। लिटिगेंट कौन होता है? लिटिगेंट एक पर्सन होता है जो लॉसूट फाइल करता है। A lawyer representing a party, a person involving in a lawsuit, a juror in the case, a judge presenting over the case. इसका मतलब है a person involved in a lawsuit, इसको बोलते हैं litigant, और lawsuit को बोलते हैं litigation। तो ये टर्म्स आज हमने 20 टर्म्स और पढ़ी। तो होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगे तो मुझे एक काम करो, कमेंट सेक्शन में लिखो कि हमें मज़ीद ऐसे ये कंटिन्यू रहे, ताकि मैं पूरा ये कंप्लीट करके रखूँगा। और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।